Good morning, students. Now, after the completion of first tissue of animal, that is the epithelial tissue, we are all aware about the animal tissue and how the epithelial tissue functions in an organism. Now, out of these four animal tissue, the second one is connective tissue. देखिए connective tissue is abundant in the form of tissues present in the animal. सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कोई टिश्यू मौजूद है तो वो कौन सा है? अब अबंडेंट का मतलब ये हो गया कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ज्यादातर आपके जो बॉडी पार्ट हैं या ज्यादातर एरियाज में आपको यही कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा. आप एपिथेलियल टिश्यू देखो तो ये आउटर और इनर लेयर तो बना रहा है, प्रोटेक्शन का काम तो कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी वाइज यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. नाम से ही क्लियर होता है कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन, टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट. तो एक तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये वो कनेक्टिव टिश्यू या वो टिश्यू है एनिमल का जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है. तो वहां से एक चीज समझ में आएगी. दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू में भी डिवीजन है. कनेक्टिव टिश्यू को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैट्रिक्स. ये क्या होता है ये समझ जाइए. देखिए मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी भी टिश्यू को देखते हैं तो वो टिश्यू होता है और टिश्यू के साथ साथ उसका कुछ साइटोप्लाज्म होता है, कोई फ्लूइड होता है जिसके अंदर वो मौजूद होता है. चूंकि आप सब लोगों ने ब्लड के बारे में सुना है, ब्लड देखा हुआ, ब्लड जानते हो, तो उसका एग्जाम्पल है तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए. ब्लड में दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं. ब्लड में एक पाया जाता है ब्लड सेल और दूसरा पाया जाता है प्लाज्मा. प्लाज्मा दरअसल एक तरीके का पानी की तरह फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये ब्लड सेल जो है तो क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं और उसी के साथ और पूरी एक साथ कंपोजिशन को हम ब्लड कहते हैं. तो यहाँ पर ब्लड सेल है और वो जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, वो ब्लड का क्या है? मैट्रिक्स. मतलब ये सेल जिस भी चीज में धंसे हुए होते हैं वो उसका क्या कहला जाता है? मैट्रिक्स कहलाता है. आ रही मेरी बात समझ? आप समझ जाइए चॉकलेट पाउडर है, चॉकलेट पाउडर को पानी में आप घोल दीजिए, उसके बाद उसका एक पेस्ट बना दीजिए और उसमें कुछ जो है तो क्या नाम से काजू किशमिश डाल दीजिए. तो ये मानकर चलिए कि जो आपने काजू किशमिश डाला है ये सेल है और वो जो चॉकलेट का वो जो पेस्ट बनाया है आपने वो क्या हो गया? उसका मैट्रिक्स हो गया. कुछ टाइम बाद ये तब तक जब तक ये मैट्रिक्स जो है आपका फ्लूइड फॉर्म में है या गीले फॉर्म में है, जेली फॉर्म में है, तो जब शुरुआत रहेगा तो वो फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, बहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूखने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद वो जेली फॉर्म में होगा और फाइनली वो चॉकलेट पाउडर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा. जब सूख जाएगा तो हार्ड हो जाएगा. तो कहने का मतलब है कि इनिशियल स्टेज में जो मैट्रिक्स था या जो वो चॉकलेट पाउडर था या जिसको आपने पेस्ट बनाया था वो फ्लूइड फॉर्म में था, फिर बाद में धीरे धीरे सीख के वो जेली फॉर्म में हुआ और कंडेंस जब हुआ तो वो क्या हो गया? डेंस फॉर्म में आ गया. तो ठीक मैट्रिक्स के बेसिस पे हम कनेक्टिव टिश्यूज को डिवाइड करते हैं. ये बात समझ में आ रही? साथ ही साथ इनके जो सेल्स होते हैं ये दो बेसिक है. इसके अलावा जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो आप ये समझिए, क्योंकि आप ये किसी न किसी मैट्रिक्स में मौजूद है ये सेल, तो इनके सेल जो है लूजली पैक्ड होंगे, स्पेस्ड होंगे. स्पेस्ड का मतलब है कि बहुत पास नहीं होंगे, दूर दूर मैट्रिक्स में फैले हुए होंगे. ठीक है. स्पेस प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. तो जिस भी मैट्रिक्स में मौजूद होंगे उसके बेसिस पे हम डिवीजन करेंगे, वो हम देखेंगे. तो ये काम, ये तीन चीजें जो आपके दिमाग में रखनी है, एक तो ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट को, इनका जो डिवीजन है वो मैट्रिक्स के बेसिस पे हुआ कि किस तरीके का मैट्रिक्स. तीसरा, लूजली पैक्ड है, स्पेस्ड है, दूर दूर मौजूद है, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जैसा भी होगा उसमें वो मौजूद होगा. इसके अलावा यदि मैं कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस की बात करूं तो क्या क्या काम करता है? तकरीबन 8-10 फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू के, जिनके थ्रू कनेक्टिव टिश्यू काम करता है. इनमें है अटैचमेंट, पैकिंग. मैं अभी आपको समझा भी देता हूं कैसे कैसे ये काम करते हैं. ठीक है.
सेल्फ कुशन, फिर आएगा आपका ट्रांसपोर्ट, देन सपोर्ट, ठीक है ना। तो अटैचमेंट हो गया, पैकिंग हो गया, सेल्फ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर और क्या क्या आएगा, स्टोरेज, रिपेयर, अब आपका मतलब इतना सारा काम करता है। देखिए टिश्यूज वही है, अलग अलग जगह पे उनकी भूमिकाएं अलग अलग हो जाती है। अटैचमेंट, आपको पता है आपके शरीर में जो कनेक्टिव टिश्यूज में बोन भी है, मसल्स भी है, ये सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लिगामेंट से, टेंडाउन से, अभी इसमें बात करेंगे। तो ये अटैचमेंट करने का काम किसका हुआ, बोन। मान सपोज किसी में बोन हटा देता हूँ आपको बॉडी, क्या होगा, आपका सिर आपके पैरों के ऊपर आकर गिरे, क्योंकि बोन ही है जिसने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके रखा है। ये अटैचमेंट जो है बोन का मसल्स के साथ, मसल्स का बोन के साथ, तो ये सब अटैचमेंट टेंडाउन और लिगामेंट के थ्रू पॉसिबल होता है। तो एक फंक्शन होता है इसमें अलग अलग पार्ट को क्या करना, अटैच करना। पैकिंग करना, देखिए पैकिंग का मतलब ये होता है आपके डिफरेंट ऑर्गन और पार्ट है जो आपके बॉडी में मौजूद है, चाहे हार्ट है, किडनी है, ये कहीं ना कहीं किसी पार्ट से जुड़े, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि टूट कर गिर ना जाए, ये अपनी जगह पर स्टेबल रहे हैं। इसके लिए पैकिंग करने का काम भी कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। सेल्फ प्रोवाइड करना, आपको पता होना चाहिए कि जो आपको जो घुटने होते हैं, घुटने बोन्स के बने होते हैं या हड्डियां बोन्स की बनी होती है, दो घुटनों के पास के जो हड्डियां होते हैं वो आपस में रगड़ खाती है। रगड़ खाने के पहले उनके ऊपर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक सेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो उन हड्डियों को रगड़ खाने से रोकता है। तो जब तक वो कुशन मौजूद होता है, वो फ्लूइड मौजूद होता है, तब तक हड्डियां रगड़ नहीं खाती, और जब तक हड्डियां रगड़ नहीं खाती तब तक आपको दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे पर्सन ओल्ड एज में जाता है, ये कुशन, ये फ्लूइड कम होते जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, और जब हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं तो उसी को आर्थराइटिस और घुटनों का दर्द कहा जाता है। तो शुरुआत में ये सेल्फ और कुशन का प्रोवाइड करने का काम भी किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। ट्रांसपोर्ट, आपको पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और हमारे पूरे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है, ब्लड करता है। चाहे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो, फूड का ट्रांसपोर्ट हो, या मिनरल और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो, तो ट्रांसपोर्ट का काम भी ब्लड करेगा। सपोर्ट, हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम इसी के ऊपर से, सॉरी पूरी बॉडी जो है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर खड़ी हुई है, तो पूरा सपोर्ट हमारा इसी पे, हम चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। यदि ये सपोर्ट सिस्टम ना हो, स्केलेटन सिस्टम, तो हम काम ना कर पाए। स्टोरेज, आप जब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखेंगे उसमें एडिपोज टिश्यू है, उसमें आप पाएंगे एरियोलोरल टिश्यू है, ये सब ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज करने का काम करता है। तो जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है और हमारे पास फूड तभी अवेलेबल होता है, वहां पर ये एडिपोज टिश्यू काम करता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हमारे शरीर में जो थोड़ा बहुत वियर एंड टियर का पार्ट होता है उसको भी मेंटेन करने का काम कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी। तो आप जब कभी भी फंक्शन लिखेंगे, ये भी अटैचमेंट है, पैकिंग है, यदि आप इस तरीके से याद रखेंगे तो इनमें 3 या 4 भी यदि आपको याद रहे तो आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट है तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सपोर्ट है स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट करने का काम करता है, और जब आप पूरे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके होंगे तो आपको ये बड़े आसानी से इनके एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाए। इज इट क्लियर? जब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को तो हम पाते हैं कनेक्टिव टिश्यू 3 भागों में डिवाइड किए गए। कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक्चुअली में इन्हीं को तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ये कहलाते हैं स्केलेटल टिश्यू। और ये तीसरे कहलाते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अब आप समझ रहे हैं कि डिवीजन किस बेसिस पे, ये डिवीजन इस बेसिस पे है कि कनेक्टिव टिश्यू में यदि मैट्रिक्स जेली लाइक हो, जेली लाइक मीन्स बहुत ज्यादा डेंस ना हो, लूज हो, जेली लाइक हो या लूज मैट्रिक्स हो, तब उसको कहेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। यदि यहां पर जो मैट्रिक्स है वो डेंस है, हार्ड है, सॉलिड है, तो वो कहलाएगा क्या? स्केलेटन टिश्यू। और यदि मैट्रिक्स कैसा है? किस फॉर्म में है? फ्लूइड फॉर्म में है, तब वो कहलाएगा क्या? वेस्कुलर टिश्यू। तो आप समझ जाइए कि कनेक्टिव टिश्यू में जो डिवीजन है कनेक्टिव टिश्यू का, वो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स है कि किस तरीके का मैट्रिक्स उस
पर्टिकुलर टिश्यू में पाया जाता है। अब जब मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में यदि मैं बात करूं तो इसमें 4 तरीके के टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। एरियोलर, एडिकुलर, देन लिगामेंट, द लास्ट वन इज टेंडन। तो इस तरीके से 4 तरीके के आपको टिश्यू देखने को। जहां तक स्केलेटन की मैं बात करूं तो स्केलेटन टिश्यू में 2 तरीके का मिलता है आपको। एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। ये दोनों स्केलेटन टिश्यू के तहत आते हैं। जहां तक वेस्कुलर टिश्यू फ्लूइड की मैं बात करूं, यहां पर आता है आपका ब्लड और दूसरा आता है लिवर। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स हम कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करते हैं। तो ये 4 हैं, एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। ये 4 अलग अलग तरीके के टिश्यू हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है या हमको आज बात करनी है कनेक्टिव टिश्यू को लेकर। हालांकि जिस सीरीज में मैंने लिखा है इसी सीरीज में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंस लेवल पे है या यूं कहिए कि जो ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनसे शुरू करूंगा। हाँ, यहाँ पे समझने के लिए मैं बताऊंगा सभी हर एक टिश्यू के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम शुरू करेंगे ब्लड से क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर ब्लड के बाद बोन पे आएंगे, कार्टिलेज पे आएंगे और जिस तरीके से आपको बुक में दिया वो करेंगे। हाँ, ये समझने के लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे कनेक्टिव टिश्यू को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसके बाद आता है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वेस्कुलर टिश्यू ब्लड की। ब्लड के बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा जिसकी, देन बोन हम कार्टिलेज में आएंगे, लास्ट में आएंगे हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बड़ी छोटी छोटी चीजें एज पर 9th क्लास सिलेबस। वैसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़नी, जब आप 11वीं में पहुंचोगे तब वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? हालांकि आपके बुक में जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन फिर वही है कि तब पढ़ते हैं आप और आपको समझ में नहीं आता, जब आपसे कोई सवाल पूछे जाते हैं तो आप नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा उसको हमने बढ़ा दिया है ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। पता नहीं आपने इससे पहले तक कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड कितना पढ़ा था, लेकिन यहाँ कोशिश करेंगे कि बड़े कम शब्दों में और शॉर्ट तरीके से आपको ब्लड के बारे में समझ में आ जाए। दरअसल ब्लड का कंपोजिशन जैसे मैंने पहले ही बताया 2 चीजों से मिलता है। एक है मैट्रिक्स वाला पोर्शन जिसको आप प्लाज्मा कहते हैं, जिसका अभी बड़ा रोल प्ले हो रहा है। आपको पता है जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनको सरवाइव कराने के लिए जो पहले के कोविड पेशेंट हैं उनके प्लाज्मा को लिया जा रहा है, क्योंकि खूब सारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स होते हैं तो ये लिया जा रहा है। और दूसरे होते हैं ब्लड सेल। दूसरा क्या है? ब्लड सेल। आप इसी को याद रखिए, हालांकि कुछ बुक्स में ब्लड कार्पुसल्स वर्ड मिलेगा। कार्पुसल्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ब्लड सेल में कुछ ऐसे सेल भी हैं जो सेल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो एक तरफ हो गया प्लाज्मा, एक तरफ हो गया ब्लड सेल। जहां तक मैं ब्लड सेल की बात करूं, ब्लड सेल को फिर से हमने 3 भागों में डिवाइड करना है। वन इज आरबीसी, जिसको आप कहते हैं रेड ब्लड सेल। दूसरा है डब्ल्यूबीसी जो कहलाता है व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट, यही इसका नाम है। आप थोड़ा सा आगे जाना चाहें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है इलेक्ट्रोसाइट। और रेड ब्लड सेल क्योंकि लाल कलर का दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूं तो ये कहलाता है ल्यूकोसाइट। और ब्लड प्लेटलेट की मैं बात करूं तो ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइट। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं किसमें? ब्लड। यहां हम फिलहाल सेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में और बाद में बात करेंगे हम ब्लड सेल के बारे में। जहां तक प्लाज्मा का परसेंटेज है वो 55% के आसपास होता है, जबकि ब्लड में ब्लड सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं वो कितनी होती है? 45। मतलब ज्यादातर मात्रा में प्लाज्मा होता है, उसमें 45% क्या होता है? ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। यदि मैं प्लाज्मा की बात करूं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ
90% वाटर प्लस 10% ऑफ मिनरल सॉल्ट। मतलब यदि आप मान लीजिए 100 ml प्लाज्मा है तो उसमें 90% क्या होगा, पानी है, 10% में क्या है, मिनरल सॉल्ट मौजूद है। प्लाज्मा पेल येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तीसरा, प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और तीसरा है फाइब्रिनोजन। हालांकि ये तीनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन फाइब्रिनोजन चूंकि आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वही फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो ब्लड में मौजूद होता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग कर पाता है, या जो प्लाज्मा में मौजूद होता है फाइब्रिनोजन, जिसके कारण हमें ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी होती है। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स जब कहीं कट लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो वो वहां पर थक्का जम जाता है ताकि ब्लड ना निकल पाए, तो वो इस फाइब्रिनोजन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये तो रही प्लाज्मा की कंपोजिशन। आई थिंक इससे ज्यादा मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट की बात करते हैं, बट थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं दूसरे इसको हटाकर और यहाँ पर एक नई स्लाइड बनाता हूँ ताकि आपको मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेट के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकूं। देखिए, जब कभी भी आप ब्लड पढ़ रहे हैं तो आपने प्लाज्मा पढ़ लिया। प्लाज्मा पढ़ने के बाद अब आपको ब्लड सेल के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहले आता है क्या, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोसाइट्स क्या खासियत है, रेड कलर का दिखाई देता है। रेड कलर ड्यू टू पिगमेंट। वो कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण रेड कलर का दिखाई देता है? वो पिगमेंट है क्या, हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आपका ब्लड जो है वो कैसा दिखाई देता है, रेड। जहां पर हीमो का मतलब होता है फेरस, आयरन, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जिसमें क्या मौजूद हो, आयरन मौजूद हो। इसीलिए जब किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है या ब्लड में प्रॉब्लम आती है तो उसे कहा जाता है ऐसा फूड खाइए जो आयरन कंटेंट जिसमें ज्यादा हो। अब बात आती है हीमोग्लोबिन का क्या काम है। तो ये हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। तो आपको पता है कि यदि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन में हम सर्वाइव नहीं कर, जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए यही जरूरी है, ये हीमोग्लोबिन। तीसरा, जहां तक चूंकि इनकी संख्या के बारे में मैं कहूं, चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, यदि आप ब्लड का 1 मिलीमीटर क्यूब यदि ले, यानी 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा, यदि ऐसा एक बॉक्स बनाए, उसके अंदर जितना ब्लड आता है उसमें यदि आप काउंट करें तो नॉर्मल कंडीशन में यदि मेल का आप देख रहे हैं तो 50 से 55 लाख ये आरबीसी उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप फीमेल का देख रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा कम होता है, 45 to 50 लाख के आसपास। क्यों? ये है कॉन्सेंट है कि इस तरीके से थोड़ा सा कम होता है उनमें आरबीसी। तो ये देखने कितनी संख्या उनकी दिखाई देती है। यदि एक आरबीसी की मैं सर्वाइवलिटी की बात करूं, लाइफ साइकिल की बात करूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, तो एक आरबीसी 120 डेज तक सर्वाइव करता है। कितने दिन तक? 120 दिन तक। इसीलिए कहा जाता है कि हर 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद आपके उतने ब्लड बन चुका होगा। फिफ्थ एंड लास्ट वन, आरबीसी लैक ऑफ न्यूक्लियस।
आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इससे पहले मैं प्लांट टिश्यू पढ़ा रहा था, वहां मैंने कंपेनियन सेल और स्यू ट्यूब बताई थी आपको, और ये कहा था स्यू ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता। इसी तरीके से एनिमल सेल में एक ही सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता ताकि हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में या आरबीसी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सके। और चूंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए बहुत सारे लोग ब्लड सेल ना कहकर इसे ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, कि ब्लड सेल की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर। इतना ही आप याद रखें, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत फिलहाल 9th क्लास के स्टैंडर्ड में नहीं है। तो आइडिया कितना भी याद रखते हैं कि रेड कलर क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। फिर मेल और फीमेल में क्या परसेंटेज है, लाइफ साइकिल कितनी है, और आरबीसी में क्या नहीं मौजूद होता, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना। हालांकि ल्यूकोसाइट की यदि मैं बात करूँ या डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो इनमें ऐसा कोई पिगमेंटेशन मौजूद नहीं है, इसलिए नॉर्मल दिखाई देते हैं। लेकिन ऑल आर न्यूक्लिएटेड, ये सभी के सभी कहते हैं इनमें न्यूक्लियस होता है। हालांकि ये फिर से दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल होता है। वो फिर मैं कह रहा हूँ कि वो आपके लेवल के आगे का है। तो आप इतना समझ लीजिए कि सबके सब न्यूक्लियोटाइड है। जब आप इनके काम की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना। इनका काम होता है, दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स का काम क्या होता है, सोल्जर्स का काम होता है कि अपने देश के अंदर कोई दूसरे देश के सैनिक ना हो जाए, उनका हिसाब किताब बनाना। ठीक इनका काम भी यही है, ये हमारे बॉडी में एक सोल्जर की भूमिका निभाते हैं। दे आर द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। इसे मिलकर दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, हमारे सोल्जर्स हैं। क्यों? क्योंकि यही मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी का क्या, इम्यून सिस्टम। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में इंटर करने की कोशिश करता है, ये डब्ल्यूबीसी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और साथ ही साथ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 5 प्रकार होते हैं। ये एक तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट में ये आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एग्रेनुलोसाइट में आते हैं। ये पांचों का काम है, तो अलग अलग मोर्चे पे इनको क्या करना, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना, ताकि हमारे बॉडी में किसी तरीके के डिजीज ना हो। जहां तक रही बात इनकी लाइफ की, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है। ये सेल मुश्किल से 1 से 2 दिन सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स होते हैं, फाइट करते रहते हैं। इनके पास इतनी ताकत होती है, वो एक दिन में खत्म कर देते हैं। फिर नई डब्ल्यूबीसी बनती है जो हमारे बॉडी को का ध्यान रखती है। जहां तक इनके नंबर की बात है, तो वहां आरबीसी में हमने बहुत ज्यादा नंबर देखा था। 1 मिलीमीटर क्यूब में हम 50 से 55 लाख देख रहे थे। यहाँ पर 1 मिलीमीटर क्यूब में बमुश्किल 8000 से 9000 डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। मतलब अब आप समझ जाइए, यहाँ जब डब्ल्यूबीसी की संख्या केवल 8000 9000 है, आरबीसी की 50 लाख है, इसीलिए पूरा ब्लड जो है तो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये न्यूक्लिएटेड है, ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है जो हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स या किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाने का काम करते हैं। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 1 से 2 दिन है, और 8 से 9000 इसका काउंट होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जो आखिरी बचता है वो है ब्लड प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दरअसल ब्लड प्लेटलेट हमारे बॉडी में मेन इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स
ब्लड का थक्का जमा देना। जब कहीं कट वट लगता है तो ब्लड क्लॉट करता है। अब आप कहेंगे सर ये ब्लड क्लॉट करता है तो हमारे शरीर में किसी कारण वजह से कोई नस फट गई तो वहां भी खून जमा देता होगा? आंसर इज नो। एक्चुअली में वहां खून इसलिए नहीं जमता क्योंकि वहां पर एक सब्सटेंस पाया जाता है, नाम उसका हेपेरिन, जो एंटीकोगुलेंट है। कैसा है? एंटीकोगुलेंट, जो खून को जमने नहीं देता। लेकिन जैसे ही एक बार ब्लड आपके बाहर आता है कट लगने के बाद, एनवायरमेंट के संपर्क में आता है, एक मैकेनिज्म चलता है कैस्केड मैनर में, और ब्लड कैसा हो जाता है? क्लॉट होता है। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थ्रोम्बोसाइट्स या इसमें वो जो हमने प्लाज्मा में एक प्रोटीन बनाया था फाइब्रिनोजन, वो दरअसल सॉल्युबल फॉर्म में रहता है नॉर्मली, लेकिन जैसे ही कट लगता है तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से जाल बना लेता है जहां कहीं भी कटता है, जिसके कारण ये क्लॉटिंग की प्रोसेस हो जाती है और ब्लड बाहर नहीं निकल पाता। तो आपको वेस्कुलर टिश्यू ब्लड में कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ब्लड के बाद लिम्फ, लिम्फ दरअसल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिसके मैंने वहां लिखा था बट थोड़ा सा बात कर लेता हूँ लिम्फ के बारे में। लिम्फ ब्लड की तरह ही है, बस इतना अंतर समझ लीजिए कि ब्लड यहाँ वेसल्स में मूव करता है, लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेस में मौजूद है। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें मौजूद होते हैं, यानी कि सेल्स के बीच बीच में जहां ब्लड की वेसल्स नहीं जा सकती, उन जगहों पर कौन जाता है? उन जगहों पर लिम्फ जाता है और लिम्फ के थ्रू वो चीजें वहां तक पहुंचती हैं। अंतर क्या है ब्लड और लिम्फ में? यदि मैं ब्लड और लिम्फ की बात करूं तो ब्लड में एक चीज पाई जाती है आरबीसी, जो इस लिम्फ में मौजूद नहीं होती। बाकी लिम्फ में भी डब्ल्यूबीसी मौजूद होता है, लिम्फ में वो प्रोटीन मौजूद होते हैं प्लाज्मा के, जिनके थ्रू बाकी पूरी प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम, प्रोटेक्शन करने का काम, ये सब काम लिम्फ का होता है। हमारे बॉडी में कुछ कुछ अलग अलग जगह पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जो चीजें ब्लड के थ्रू उन पर्टिकुलर पार्ट तक नहीं पहुंच सकती, वो लिम्फ के थ्रू पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि सेल के बीच बीच में भी जाकर चीजों को पहुंचाने का काम करता है। तो फिलहाल इतना ही आपको ध्यान रखना है लिम्फ को लेकर, बाकी आप नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे ना। अब यदि हम बोन की बात करें, बोन आप सबको पता है हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है जिससे हम बने हुए। कितनी हड्डी है? 206 है ना। एक एडवर्टीजमेंट आता है, उस पर सलमान खान साहब कहते हैं कि हमको हड्डियां तोड़नी है, 206 हड्डियां तोड़नी। एक्चुअली में यदि आप एक छोटे बच्चे की बात करेंगे तो वहाँ 315 से 20 के आसपास बोन्स होती है, लेकिन वो कंबाइंड होकर एक एडल्ट पर्सन में 206 बचती है। ये भी आपके कभी सिलेबस में नहीं है, हम बाद में करने की बात करें। बोन्स की मैं बात करूँ, फॉर्म है फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। आपने टेंट देखे हैं जो लोग बाग लगाते हैं, जब पिकनिक वगैरह में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो टेंट लगाए जाते हैं। यदि टेंट को स्ट्रक्चर है जो कपड़े का बना हुआ है, लेकिन वो एक पूरे घर की तरह बन जाता है क्योंकि अंदर की तरफ में सपोर्ट लगा होता है, किसका? बल्लियों का या रॉड्स का। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है कौन करता है? बोन्स। इट एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मोर ऑर्गन्स। हमारे ढेर सारे ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, ये स्टमक है, इन सबको एंकर करने का काम, इनको पकड़े रहने का काम भी कौन करता है? बोन ही करता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे बोन का सिस्टम है जो एक से दूसरे पार्ट को क्या करके रखा उन्होंने? ग्रिप करके रखा हुआ। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चले हार्डेस्ट पार्ट है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, और नॉन फ्लेक्सिबल मीन्स आप मोड़ नहीं सकते बोन्स को। ठीक, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है बोन सेल आर इन हार्ड मैट्रिक्स। हमने पहले कहा था स्केलेटल टिश्यू में कैसा मैट्रिक्स होगा? हार्ड मैट्रिक्स होगा, डेंस मैट्रिक्स होगा। तो वो मैट्रिक्स कौन है? बोन सेल। तो बोन सेल ऑस्टियोसाइट। और हार्ड मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पर बोन में हार्ड मैट्रिक्स बना होता है जिसका फास्फेट और कैल्शियम का। मैं इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके बाद जब हम कार्टिलेज पढ़ेंगे तो वहां पर कार्टिलेज की सेल अलग होंगी, वहां पर भी डेंस मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो फास्फेट और कैल्शियम का बना हुआ नहीं होता। तो वो डिफरेंस एक्चुअली में जिसके कारण
बोन और कार्टिलेज थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। आरी बात, बोन कहाँ कहाँ मौजूद है आपके बॉडी में, तो आपके ये हाथों की ये जो बोन है रेडियस अल्ना, आरी बात, ये क्या होगा ह्यूमरस, जो थाई पे होती है उसको क्या बोलते हैं फीमर बोलते हैं। फीमर क्या होती है लॉन्गेस्ट बोन होती है। फीमर क्या होती है लॉन्गेस्ट बोन। इसी तरीके से आप सबसे छोटी बोन की बात कर लीजिए तो कान में एक्चुअली में 3 बोन होती है, मैलस, इंकस और स्टेप्स। तो स्टेप्स जो होती है ये होती है क्या स्मॉलेस्ट बोन। ये कहाँ पर मौजूद होती है ईयर में, ये कहाँ पर मौजूद होती है थाई में। तो ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी स्केलेटन सिस्टम आपने देखा है कि स्केलेटन सिस्टम किस तरीके का बना होता है। स्केल होता है, चेस्ट में जो है रिब्स मौजूद होती हैं। ये जो आपके हाथ मूव कर पा रहे हैं सब बोन के कारण, और एक फ्रेमवर्क आपको बोन के कारण ही मिला। अब कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बोन और कार्टिलेज दोनों में डेंस आपको मिलेगा क्या मैट्रिक्स मिलेगा। वाइडली स्पेस सेल है यानी कि दूर दूर इनकी सेल्स मौजूद होती है मैट्रिक्स में। मेन काम क्या है कार्टिलेज स्मूथन द बोन सरफेस। जो बोन की सरफेस होती है इसमें जो चिकनाहट है उसमें जो स्मूथन का काम है वो बोन करती है। क्योंकि जब भी कभी दो बोन आपस में रगड़ खाएंगे तो बहुत दर्द होगा, तो इसलिए उन दोनों को दो बोन आपस में रगड़ना खाएंगे के बीच में एक कार्टिलेजनस की लेयर होती है जो स्मूथन करती है। ज्वाइंट, जितने भी आपके ज्वाइंट हैं ये तब तक दर्द नहीं करते जब तक आपका कार्टिलेज मौजूद है और आपके कार्टिलेज के कारण हड्डियां आपस में टकरा नहीं रहेंगी। नोज, आपकी जो नाक है उसमें कार्टिलेज पाया जाता है। ये आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर उधर मुड़ जाता है। ये कान में ये जो मुड़ रहा है ये किसके कारण है, ये कार्टिलेज के कारण है। बेंड हो सकता है एक तरीके से। ईयर, नोज, ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी कार्टिलेज होता है। आपको हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था, सॉरी अभी आप 9th में हो 10th में जब जाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, हमारे ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज रिंग पाई जाती है जो जिनका काम यही होता है क्योंकि ये कार्टिलेज के बने होते हैं ट्रैकिया, तो ये कोलैप्स ना हो जाए यानी आपस में चिपक ना जाए, उससे बचाने के लिए सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है जो जिनमें जो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती। तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा सिकुड़ती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं सिकुड़ती, इसके कारण वो गैप बना रहता है। लेरेंस, ये वाइस बॉक्स को लेरेंस कहते हैं जो मौजूद होता है किसमें, जो किसका बना होता है कार्टिलेज। दे कैन बी बेंड नॉट बोन, यानी इस तरीके से कान जो है आपका मुड़ सकता है, आप बोन को नहीं मोड़ सकते। आप चाहो यहाँ से थोड़ी देर के लिए मोड़ लें वो पॉसिबल नहीं। तो कार्टिलेज में आप बेंडिंग की एबिलिटी होती है जबकि बोन में नहीं है। कार्टिलेजिनस सेल्स एम्बेडेड इन द डेंस मैट्रिक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वहां पर हमने बोन सेल की बात की थी तो ऑस्टियोसाइट्स थी, यहाँ पर कार्टिलेज सेल की मैं बात कर रहा हूँ तो कॉन्ड्रोसाइट है। पहला डिफरेंस, इस सेल अलग प्रकार की होती है। दूसरा जो डेंस मैट्रिक्स होता है वहां कैल्शियम और फास्फोरस का बना था, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो किसका बना है, शुगर और प्रोटीन का। वन वर्ड क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजिंग करता है, पूछता है कि डेंस मैट्रिक्स ऑफ बोन कंपोज्ड ऑफ, तो क्या होगा कैल्शियम और फास्फेट। डेंस मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज शुगर एंड प्रोटीन। तो आपको ये याद रखना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कार्टिलेज और बोन को लेकर। तो बोन जहां एक हार्ड स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज वही हार्ड तो होता है लेकिन पर उतना स्टिफ नहीं होता बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज ऑफ इट्स सेल। और फंक्शन यही है कि जो स्मूथन करने का काम करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करना, यही काम ही करते हैं। देखिए दोनों वेस्कुलर टिश्यू और डेंस टिश्यू होने के बाद जो बचता है वो बचता है कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू। कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू के लिए 4 बताए थे, एडिपोज, एपिड्यूरल, लिगामेंट और टेंडन। क्योंकि लिगामेंट और टेंडन में क्वेश्चन अक्सर यही आता है कि इनके डिफरेंसेस क्या है, डिवीजन क्या है, किसका डिफरेंस है लिगामेंट और टेंडन। तो जो बेसिक डिफरेंस है लिगामेंट और टेंडन में वो ये है कि एक जो है वो बोन को बोन के साथ जोड़ता है और एक जो है वो बोन को मसल्स के साथ जोड़ता है। आप समझिए ये दो बोन है मेरी, ये बोन और ये बोन, इन दोनों बोन को जोड़ने का काम यहाँ पे करता है बीच में वो लिगामेंट। लेकिन ये बोन के अंदर ही जो ऊपर मसल्स है, ये मसल्स को अंदर जो बोन मौजूद है उसके साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडन। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि कौन किसके साथ जोड़ता है और अक्सर जब क्वेश्चन आता है तो हम गलत कर जाते हैं। बोन के साथ में हम टेंडन को लिख देते हैं और बोन से मसल के साथ में हम लिगामेंट को लिख देते हैं। याद करने का तरीका है लिगामेंट लाइक एक जैसे,
लिगामेंट की आप क्या समझ याद रखिए, लाइक, एक जैसे, सिमिलर, जबकि टेंडन में लाइक जैसा कोई वर्ड नहीं। तो LI से मैं लाइक याद रखता हूँ, लाइक का मतलब सिमिलर। तो जब बोन को बोन के साथ जोड़े, सिमिलर को सिमिलर के साथ यदि कोई स्ट्रक्चर जोड़ रहा है उसको मैं लिगामेंट कहता हूँ, और जो नहीं जोड़ रहा है, बोन को मसल के साथ जोड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, टेंडन हो जाता है। ये मेरे याद रखने का तरीका है। और फिलहाल आपको और कोई नया तरीका आता हो तो आप याद रखें, मैं लिगामेंट जैसी वर्ड आता है तो मेरे को लिंक लाइक समझ में आता है कि ये जो जोड़ेगा वो कैसे किसको जोड़ेगा, एक जैसों को आपस में जोड़ेगा। इट इज स्ट्रॉन्ग बट वेरी फ्लेक्सिबल। स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, बट बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है, तभी हड्डियां नहीं जुड़ती। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा एक हड्डी से दूसरी हड्डी चिपकी होती है या लगी हुई होती है, यदि तो उसको खींचना धोना आसान नहीं होता क्योंकि वो लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। इट इज टफ बट लिटिल फ्लेक्सिबल। ये हार्ड होता है लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि बोन हार्ड है और जो मसल है वो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, तो इसका काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों हार्ड होते हैं इसलिए इसको फ्लेक्सिबल ज्यादा होना। तीसरा आता है बंडल ऑफ फाइबर। कोलेजन फाइबर होते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। दरअसल जब आप लिगामेंट की बात करते हैं तो इसमें कोलेजन फाइबर अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस क्रॉस वे में मौजूद होते हैं, जबकि आप टेंडन में आइए तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर आपको पैरेलली अरेंज दिखाई देंगे। ठीक इसी तरीके से ये जो कोलेजन फाइबर है और येलो स्ट्रक्चर है ये सब स्कैटर्ड होते हैं जिसमें लिगामेंट में, जबकि यहाँ पर कैसे होते हैं, एक रो में प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द सिंपल डिफरेंसेस इन केस ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। यदि आप जान, अक्सर क्वेश्चन लिगामेंट एंड टेंडन में यही आता है, या फिर वन वर्ड क्वेश्चन बनता है तो उसमें यह बनता है कि कौन किसको जोड़ता है, कहाँ यूज होता है। तो लिगामेंट किस तरीके से यूज होगा, लिगामेंट बोन को बोन के साथ जोड़ेगा, टेंडन का काम क्या होगा, ये बोन को मसल के साथ कंबाइन करने का काम। लास्ट के दो टॉपिक हैं जो आपको देख लेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, केवल आपको एक प्रिलिमिनरी नॉलेज 9th क्लास में दिया गया है। हायर क्लासेस में आएंगे तो इनके भी और इनमें भी डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यूज आपको मिलेंगे, वो अभी अपन फिलहाल बात नहीं करेंगे। अदरवाइज इनमें भी एक क्लास पढ़ाई जा सकती है, एक दिन लग सकता है। एल्वियोलर टिश्यूज की मैं बात करूँ तो कहाँ मौजूद होते हैं, बिलो द स्किन, मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व एंड बोन मैरो, इन जगहों पर ये मौजूद होते हैं। एक्चुअली में काम क्या है एल्वियोलर टिश्यू का, एक्चुअली में काम है एल्वियोलर टिश्यू का, इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू। जो डैमेज होता है पार्ट उसको रिपेयर करने का काम कौन करते हैं, एल्वियोलर टिश्यू में। आपको ध्यान होगा जब कभी आप कहीं गिर जाते हैं, छिल जाता है तो ये ऊपर वाली चमड़ी निकल जाती है, तो एक व्हाइट कलर की स्पेस दिखाई देती है, चमड़ी दिखाई देती है या स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो सब जो है तो क्या है, बिलो द स्किन क्या मौजूद है, एल्वियोलर टिश्यू मौजूद है। इनका काम होता है तेजी से रिपेयर करना। धीरे धीरे आप देखिए शाम तक वहाँ वो जो है तो डार्क होने लगेगा और धीरे धीरे उसके ऊपर एक न्यू स्किन आना शुरू हो जाएगी। तो रिपेयर का काम मोस्टली कौन करता है, एल्वियोलर टिश्यू। दूसरा आता है एडिपोज टिश्यू, नाम से ही समझ आइए, एडिपोज जो कि फैट स्टोरेज करने का काम करे और इसीलिए इसको फैट स्टोरेज ऑफ द बॉडी में कहा जाता है, जो स्किन के नीचे फैट स्टोर करने का काम करता है। सेल फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, ये हमारे बॉडी में ये जो सेल्स होती हैं एडिपोज की, इनमें फैट सेल्स मौजूद होते हैं। ये कब यूज होते हैं, जब हमारे शरीर को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कहीं से नहीं मिलती, तब ये यूज होते हैं। ठीक, और एक्ट एज ए इंसुलेटर ड्यू टू फैट स्टोरेज। आपने जो मोटे लोग होंगे उनको देखा होगा कि चूंकि स्किन के नीचे उनके बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, जो काम नहीं करते, तो इसीलिए होता क्या है कि वो उनको गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है, जो अंदर की गर्मी वो बाहर नहीं निकल पाती है। और यही कारण है कि जितने भी लोग हैं जो हेल्दी हो जाते हैं उनको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना होता है उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, ताकि वो फैट यूटिलाइज हो और वो नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाए। तो जितना तुम्हारे बुक में था, जो तुमको कंटेंट चाहिए था कनेक्टिव टिश्यू को लेकर, मैंने वो दे दिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ ही सेकंड चैप्टर भी फिर आपका खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए हैव नाइस।